नमस्कार दोस्तों, रामानुजम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से मेरा वीडियो नहीं जा रहा था और इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। हमारे कोचिंग के डायरेक्टर सर, आर सर, रामानुजम सर अब तक क्लास अपनी लेते रहे हैं मैथ की। पिछले दिनों में जीडी का रिज़ल्ट भी आया, एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आया। कई बच्चों ने क्वालिफाई भी किया हमारे संस्था से, हमारी कोचिंग से। और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए उन्हें हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हार मत मानिए। कुछ आकस्मिक घटनाओं के कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। अब आज से नए तरीके से, नए जोश के साथ अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आप पढ़ना स्टार्ट करिए। हैरान होने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। आपका भी सिलेक्शन होगा, आप भी जीतेंगे। एक नए थॉट के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है, अभी और उड़ना बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, एकदम मत हार मानिए। असफलता ही सफलता की मुख्य कुंजी होती है, पहली सीढ़ी होती है। तो आप एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, लेकिन आप प्रयास जारी रखिए। प्रयास जारी रखेंगे, कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, तो आप कभी ना कभी जरूर सफल हो जाएंगे। चींटी का एक एग्जाम्पल देखा होगा आप लोगों ने कि हमेशा टीले पर चढ़ती रहती है, भले गिर जाती है लेकिन फिर वह कोशिश करती रहती है, तो और वो अपने मंजिल तक पहुंच भी जाती है। तो आज नई टॉपिक के साथ हम लोग, मैं इसके पहले पर्यावरण की क्लास ले चुका था। पर्यावरण में मैं निकेत तक बताया था, पर्यावास क्या है, निकेत क्या है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पारिस्थितिकी के सिद्धांत। पारिस्थितिकी के सिद्धांत, पारिस्थितिकी का सिद्धांत क्या होता है? तो पारिस्थितिकी का सिद्धांत, कलर डल है, पारिस्थितिकी का सिद्धांत पारिस्थितिकी का सिद्धांत। बात करते हैं पारिस्थितिकी के सिद्धांत की। तो पारिस्थितिकी के सिद्धांत में, पारिस्थितिकी के सिद्धांत किसने दिया और कब दिया? किसने दिया और कब दिया? तो किसने दिया पूछा जाता है। पारिस्थितिकी का सिद्धांत किसने दिया और कब दिया, और पारिस्थितिकी के सिद्धांत क्या क्या थे? पारिस्थितिकी के सिद्धांत क्या क्या थे? तो इस पारिस्थितिकी के सिद्धांत दो परिकल्पनाएं दी गई थी। पारिस्थितिकी के सिद्धांत की 2 परिकल्पनाएं थी। वो थी कौन कौन सी? पहली परिकल्पना गहन पारिस्थितिकी। गहन पारिस्थितिकी, पहली परिकल्पना थी गहन पारिस्थितिकी और दूसरी परिकल्पना थी
दूसरी परिकल्पना थी सतही पारिस्थितिकी। सतही पारिस्थितिकी। इस परिकल्पनाओं को किसने दिया? इस परिकल्पनाओं को किसने दिया? तो इस परिकल्पना को किसने दिया? तो अर्निस्ट नेस ने दिया। अर्निस्ट नेस ने दिया। किसने दिया? पूछा जाता है कि इस परिकल्पना को, इस सिद्धांत को किसने दिया? किसने दिया? अर्निस्ट नेस ने दिया। किसने दिया? तो बच्चों अर्निस्ट नेस ने दिया। और पूछा जाता है कब दिया? कब दिया? कब, किसने? कई बार क्वेश्चन आया सुपरटेट में, किसने दिया, कब दिया? 1972 में दिया। याद रखिएगा डेट, 1972 में किसने दिया और कब दिया। ये दो क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौन कौन सी परिकल्पनाएं थी? गहन पारिस्थितिकी और सतही पारिस्थितिकी, दो परिकल्पनाएं। अब देखिए इस गहन पारिस्थितिकी का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? गहन पारिस्थितिकी का तात्पर्य क्या है? यह प्रकृति केंद्रीय विचारधारा पर आधारित है। प्रकृति केंद्रीय विचारधारा पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? प्रकृति केंद्रीय विचारधारा पर आधारित है। प्रकृति केंद्रित विचारधारा। यह ऐसी विचारधारा है, प्रकृति केंद्रित विचारधारा ऐसी विचारधारा है कि सिर्फ किसको केंद्र बनाती है? प्रकृति को केंद्र बनाती है। प्रकृति को केंद्र बनाने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में कोई छेड़छाड़ न हो, प्रकृति में कोई परिवर्तन न कर सके। अब जैसे कि भूकंप आ रहा है या फिर कोई तूफान आ रहा है या फिर कोई मौसम की जानकारी है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ या कोई विज्ञान या कोई टेक्नोलॉजी उसमें कोई छेड़छाड़ न करे। क्या यह सही था? नहीं। यदि अगर छेड़छाड़ नहीं होगी, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलेगी, इसकी जानकारी पहले ही मौसम विभाग लगा लेता है। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हुई है, हाँ इसकी बात नहीं कर सकते। यदि प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति मानो एकदम प्रकृति पर निर्भर हो, प्रकृति जैसी है वैसी ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तब क्या होगा? तब तो चक्रवात आएगा, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की तकनीकी इतनी विकसित है कि उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है और उससे पहले मौसम खराब होने से पहले मौसम की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। तो अब जैसे हम कहें कि इसमें प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं करना है, तो वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा? आप ही बताइए। यदि हम तालाब की खुदाई न करें, तालाब न बनवाएं, कुआं न खुदवाएं, तो वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं? वाटर इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लिप्टस का पेड़ लगा देते हैं। अब लिप्टस का पेड़ कहीं पे भी लगा हुआ है तो अगल बगल की पूरी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, तो कहोगे कि पेड़ को मत काटो, यह प्रकृति को छेड़छाड़ है। प्रकृति में छेड़छाड़ है, प्रकृति से हमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो लिप्टस का पेड़ अगर उग गया है, कहीं है लगा हुआ है, तो लिप्टस का पेड़ वाटर कलेक्ट करता है, वाटर को यानी कि जल को अवशोषित करता है। अगल बगल की ज़मीनें जो है बंजर हो जाती हैं, तो कहोगे आप लोग कि पेड़ मत काटो, प्रकृति को छेड़छाड़ है। तो कुछ कंडीशन होती है जिसमें प्रकृति में सुधार लाने के लिए, उसमें विकास करने के लिए हमें हमारे जीवन के लिए गहन पारिस्थितिकी सही नहीं है। तब दूसरी पारिस्थितिकी अर्नेस्ट नेस ने कहा कि यह तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, और उसलिए उन्होंने एक और
परिकल्पना दी जिसका नाम है सतही पारिस्थितिकी। सतही पारिस्थितिकी, इसको कहते हैं हम लोग मानव केंद्रित विचारधारा। मानव केंद्रित विचारधारा, कौन सी विचारधारा? तो मानव केंद्रित विचारधारा। मानव केंद्रित विचारधारा, मानव केंद्रित विचारधारा। अब यह क्या था? मनुष्यों को श्रेष्ठ माना गया। इसमें किसको श्रेष्ठ माना गया? मनुष्यों को श्रेष्ठ माना गया। और इस वाले में प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया था। किसको श्रेष्ठ माना गया था? प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया था। इसमें मनुष्यों को श्रेष्ठ माना गया था कि मनुष्य अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपने विचारों से प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, विकास कर सकता है, टेक्नोलॉजी को विकसित कर सकता है। बहुत सारे विज्ञान, हमारा विज्ञान जो है विकसित हुआ, उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों की मदद से हम जो है मौसम विभाग की जानकारी ले लेते हैं, चक्रवात आता है उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो इसलिए इसमें मानव यानी कि मनुष्यों को श्रेष्ठ माना गया। इसलिए ये मानव केंद्रित विचारधारा और यह प्रकृति केंद्रित विचारधारा थी। प्रकृति केंद्रित विचारधारा, यह दो परिकल्पनाएं कई बार पूछा है, कब दिया, किसने दिया और इसको क्या कहते हैं। अगर पूछ दिया एग्जाम में कि प्रकृति केंद्रित विचारधारा किससे लिया गया है, किस पारिस्थितिकी में, तो गहन पारिस्थितिकी में। पूछ दिया गया कि मानव केंद्रित विचारधारा किससे लिया गया, तो सतही पारिस्थितिकी में से लिया गया है। अगर यह पूछा गया कि सतही पारिस्थितिकी तथा गहन पारिस्थितिकी का अध्ययन कब किया गया, 1972 में। किसने किया, इसके बारे में इस सिद्धांत को किसने दिया, तो अर्नेस्ट नेस ने। 7-8 क्वेश्चन आपके ऐसे ही क्लियर हो गए। एकदम सीरियल वाइज पढ़ते चलिए। अब देखिए, इसी के साथ इसी के क्रम में हम कुछ परिभाषाएं पढ़ते चलेंगे इसी के क्रम में। पहली परिभाषा अनुकूलन। पहली परिभाषा क्या है? अनुकूलन। अनुकूल का मतलब आप लोग समझते होंगे, आप जो जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो अनुकूल का मतलब बहुत अच्छे से जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अनुकूलन शब्द होता है फेवरेबल से, फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति जिसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताते चलता हूँ, आप लोग समझते चलिए। हम मान लो कि हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में रहते हैं। पूर्वांचल में 3 महीना ठंडी होती है, 3 से 4 महीने गर्मी भी पड़ती है और 3 से 4 महीने तक बारिश भी होती है, बसंत ऋतु भी आती है। तो इस तरह से 3 से 4 ऋतुएं आ जाती हैं और चारों ऋतुओं में मनुष्य व बहुत सारे जीव, बहुत सारे पक्षियाँ उस कंडीशन में उस ऋतु को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, उसमें रह सकते हैं। जैसे कि गर्मी ख़त्म होते ही बारिश में ढल जाते हैं, बारिश ख़त्म होते ही ठंड में फिर परिवर्तित ठंड आती है तो उसमें भी अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं, उसमें भी रह लेते हैं। तो पर्यावरण के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से अपने आप को उस स्थिति में समायोजित कर लेना अनुकूलन कहलाता है। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, उदाहरण में आप ले सकते हैं, जैसे कि आप एसी कार में लग्जरी में जा रहे हो और खूब एसी एयर कंडीशन है, पूरा एकदम फर्स्ट क्लास अंदर एसी चल रहा है। और जैसे ही एकदम चिलचिलाती धूप है, 42 डिग्री सेल्सियस है तापमान, अब बाहर निकले, अब उतरना है, जाना है सब्जी लेने, तो उतर के ही लोगे, वैसे खिड़कियाँ में से थोड़ा लोगे, नहीं ना लोगे।
कि खिड़की फोड़ के दे देगा, नहीं, गेट खोलोगे उतरोगे तब न लोगे, जैसे ही उतरे 42 डिग्री सेल्सियस, पहले 18 डिग्री सेल्सियस था तो 42 डिग्री सेल्सियस। तो भी हमारी सेल्स, हमारी कोशिकाएं, हमारा शरीर उसमें धीरे 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 क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, धीरे धीरे अनुकूलित हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन में आ जाता है, उस वातावरण को, उस पर्यावरण को जो है वो सामान्य कर लेता है, तो समायोजित हो जाता है। जैसे ही समायोजित हो गया, अनुकूल परिस्थिति में अपने आप को कर लिया। लेकिन वही बात अगर कुछ दिन की हो जाए, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में हूं, बिहार में हूं, लेकिन अगर बिहार के लोगों को कह दो कि चले जाएं लद्दाख में, -, डिग्री सेल्सियस पर रहना हो, तो कुछ ही दिन में वह बीमार हो जाएंगे और अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे और लौट करके लेके चले आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां उनका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उनका शरीर जो है अनुकूलित नहीं हो पाता। तो जिस पर्यावरण में किसी भी जीव को या किसी भी जीव का शरीर समायोजित हो जाए, उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। या एक आसान सी परिभाषा आप लोग लिखते चलिए, किसी भी जीव के द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा किसी भी जीव के द्वारा वातावरण के साथ समायोजित की क्षमता या समायोजन की क्षमता ही अनुकूलन कहलाती है। एकदम आसान भाषा है। किसी भी जीव के द्वारा वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता ही उस जीव की क्या कहलाती है, अनुकूलन। उस जीव की अनुकूलन क्षमता कहलाती है। उसकी क्षमता को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, या उसकी क्षमता को अनुकूलन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका अनुकूलन। दूसरी परिभाषा है सहभोजिता। सहभोजिता का मतलब है देखिए, सहभोजिता का मतलब है कि कोई जीव है, उस जीव के द्वारा, उस जीव के माध्यम से किसी और जीव को लाभ हो, किसी और जीव को लाभ हो, लेकिन उस जीव को न तो लाभ हो और न ही कोई हानि हो, तब वह क्या कहलाता है, सहभोजिता कहलाता है। जैसे कि शार्क, एग्जाम्पल में लिख लीजिए शार्क मछली आपने देखा ही होगा, यह समुद्र में रहती है। शार्क, ठीक, यह शार्क के ऊपर, शार्क जब अपना शिकार करने, यानी कि छोटे छोटे कीट
को या छोटी छोटी मछलियों को, छोटे जीवों को खाने के लिए जब निकलती है तो शार्क के ठीक ऊपर मान लेते हैं कि ये शार्क है, यह शार्क है। अब ये जब निकले, यह शार्क है, यह जब निकली तो इसके ऊपर छोटे छोटे जो है छोटी मछलियां जो होती हैं वह चिपकी होती हैं, बैठी होती हैं। इनको हम रेमोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेमोरा, रेमोरा कहते हैं, इनको हम कहते हैं रेमोरा। अब जैसे ही यह किसी जीव का शिकार करती है, ये कोई अन्य जीव है, इसका शिकार जैसे ही ये शार्क करती है और जैसे शार्क करती है, इसके कुछ टुकड़े, इस जीव के कुछ टुकड़े जो है इसकी शरीर पर, शार्क की शरीर की सतह पर चले जाते हैं, जिनसे इनको भोजन की प्राप्ति हो जाती है, जिससे इन रेमोरा को, यानी कि रेमोरा को जो है क्या हो जाती है, इनको भी अपना पोषण मिल जाता है, अपना भोजन मिल जाता है। और इसे भी अपना भोजन तो ये तो अपना भोजन करने जा ही रहा था, शार्क अपना भोजन कर रहा था, लेकिन इससे फायदा किसको हो गया? रेमोरा को। रेमोरा छोटी मछलियां कह लो आप लोग, यह इसके ऊपर चिपका होता है। जैसे ही यह शिकार करता है किसी जीव का और उसके कुछ टुकड़े, कुछ पार्टिकल्स, कुछ टुकड़े जो है रेमोरा को भी मिल जाते हैं। उसी तरह से वेल, एक एग्जाम्पल और ले लो आप। वेल मछली जो है वह भी इसी एग्जाम्पल ले लो। वेल मछली जो है, वेल मछली वेल मछली के ऊपर भी क्या होता है? बर्नेकल्स। वेल मछली के ऊपर भी बर्नेकल्स चिपके होते हैं। इस तरह से बर्नेकल्स, छोटी मछलियां हैं, बर्नेकल्स। बर्नेकल्स ये छोटी मछलियां। एग्जाम्पल में दूसरा ले लो, बर्नेकल्स। यह अभी शिकार करने जैसे ही समुद्र में गई छोटे जीवों का, और उसके छोटे जीव जो थे, छोटा जीव जिसका शिकार कर रही है, उस जीव का कुछ पार्टिकल्स जो है इनके ऊपर, शरीर पर चला गया और इन बर्नेकल्स को जो है वह भोजन के रूप में मिल जाता है, उनसे उनका पोषण हो जाता है। तो इस तरह से हम सहभोजिता को समझ सकते हैं। सहभोजिता का तात्पर्य है कि एक जीव के द्वारा किसी अन्य जीव को उसकी सहायता से उसके भोजन की प्राप्ति हो जाती है, उसको लाभ मिल जाता है, लेकिन उस जीव को कोई लाभ भी नहीं होता, कोई हानि भी नहीं होती। तो उसको हम कहते हैं सहभोजिता। क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। जब इसकी परिभाषा लिख लीजिए, इसकी परिभाषा है, जब एक जीव दूसरे जीव के माध्यम से लाभ लेता है और लिख लीजिए इसको, जब एक जीव दूसरे जीव के माध्यम से लाभ लेता है और
दूसरे जीव को कोई लाभ व हानि नहीं होती। क्या कहलाता है? सहजीविता का, सहभोजिता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभोजिता कहलाता है। क्लियर? इस तरह से भी कह सकते हैं और इस तरह से भी कह सकते हैं कि अलग अलग जाति के दो जीवों के, अलग अलग जाति के दो जीवों के एक साथ भोजन करने तथा रहने की ऐसी अवस्था, भोजन करने तथा रहने की ऐसी अवस्था जिससे एक को लाभ होता है तथा दूसरे को न तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, सहभोजिता कहलाता है। सहभोजिता कहलाता है। अलग अलग, फिर से बोल रहा हूं, लिखिए, अलग अलग जाति के दो जीवों के एक साथ भोजन करने तथा रहने की वह अवस्था या ऐसी अवस्था जिससे एक को लाभ होता है तथा दूसरे को न तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, सहभोजिता कहलाता है। सहोपकारिता, इसके पहले था सहभोजिता, उसके पहले था अनुकूलन, अब सहोपकारिता। सहोपकारिता का मतलब होता है, लिखते चलते हैं, सहोपकारिता 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 का मतलब होता है जब एक जीव दूसरे जीव के साथ अंतःक्रिया करता है, जब एक जीव दूसरे जीव के साथ अंतःक्रिया करता है तथा साथ ही साथ दोनों को लाभ हो जाए, इससे किसको? दोनों जीवों को लाभ हो जाए, तो इसको हम कहते हैं सहोपकारिता। जैसे कि कोई पुष्प है, ये पुष्प है, और ये बटरफ्लाई, अब ये बटरफ्लाई आके इस पे बैठेगा, थोड़ा रंग बिरंगा होता है बटरफ्लाई भाई, अब बटरफ्लाई इस पे आके अगर बैठेगा तो इसके रसों को यह ले लेगा, पुष्प के रसों को यह लेगा, लेकिन पुष्प की कलियों के रसों को जब यह लेता है तो पुष्प और विकसित होने लगता है। और अगर एक और सहोपकारिता होती है, यदि पुष्प पर कोई पुष्प या कोई पौधा जो है नर है, कोई पौधा नर है और यह आया नर पर से पराग कणों को लिया, किसको लिया? पराग कणों को लिया, और मादा वाले पुष्प पर जाकर यह बटरफ्लाई यानी कि तितली मादा वाले पुष्प पर जाकर बैठ गई, तो इसके जो पराग कण हैं इस फीमेल वाले पर आकर गिर जाते हैं, तत्पश्चात दूसरे पुष्प का निर्माण होता है। दूसरे पुष्प का निर्माण इसी तरह से होता है, परागण से, परागण की क्रिया होती है। तो इसी को कहते हैं सहोपकारिता, जिससे क्या होता है? दोनों को लाभ है, पुष्प को भी लाभ है और बटरफ्लाई यानी कि कीट को भी लाभ है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, तो लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। जब एक जीव दूसरे जीव के साथ, लिखते चलिए, हम लिखवा ही देते हैं।
जब एक जीव दूसरे जीव के साथ अंतःक्रिया करता है, तो दोनों जीवों को लाभ होता है। इस परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? सहोपकारिता। इस परिस्थिति को हम कहते हैं सहोपकारिता। जब एक जीव दूसरे जीव के साथ अंतःक्रिया करता है तो दोनों जीवों को लाभ होता है, इसको हम कहते हैं सहोपकारिता। एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अब अगला पॉइंट है परजीवी। परजीवी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। परजीवी, परजीवी क्या है? परजीवी का मतलब होता है कि ऐसा जीव जो किसी अन्य जीव पर जाकर अपना भोजन, अपना जीवन यापन करे, अपना पोषण ले, अपनी संख्या को बढ़ाए, ऐसे जीव को हम परजीवी कहते हैं। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं, जैसे मनुष्य के बालों में जू पड़ जाना। जो जू होता है, जो हमारी ठेठ भाषा में ढील भी कहते हैं, तो ये मनुष्य के बालों में पड़ तो जाते हैं, या फिर बहुत सारे गाय, भैंस, बैल, बकरी के शरीरों पर भी जाकर के बैठ जाते हैं, उनसे अपना पोषण लेते रहते हैं। तो ऐसा जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर पर जाकर उनसे पोषण प्राप्त करे, उनसे भोजन प्राप्त करे, अपना जीवन यापन करे, अपनी संख्या को विकसित करे, बढ़ाए, तो ऐसे परिस्थिति को हम परजीवी कहते हैं। ऐसे जीव को हम परजीवी कहते हैं। लिख लीजिए, ऐसा जीव जो किसी अन्य जीव पर जाकर भोजन तथा पोषण प्राप्त करे, उसको लाभ हो तथा अन्य जीव को हानि हो। अरे भाई, यदि कोई मनुष्य पर ढील या जू पड़ जाता है तो उसकी हानि ही होती है, उसको लाभ नहीं होगा। तो उस मनुष्य को या उस जीव को हानि होगी, और जो जीव उस पर निवास करेगा परजीवी बनकर, उसको लाभ होगा। इसको हम परजीवी कहते हैं। जैसे कि मान लो कि X है, X क्या है? XY, ये एक क्या है? मनुष्य है। अब ये Z जो है, Z क्या है? ये एक परजीवी है। ये परजीवी कैसे? एक जू है। अब यह इस पे तो गया, निवास कर रहा है, अपना लाभ ले रहा है, लेकिन इसको कोई लाभ नहीं हो रहा है ना। इसको सिर्फ क्या हो रहा है? हानि हो रही है, कोई लाभ नहीं। लाभ बराबर कुछ नहीं, नील। हानि ही हानि हो रही है, हानि तो बहुत हो रही है। तो इसको हम परजीवी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परजीवी। अब सहजीवी, सहजीवी किसे कहते हैं? अगला पॉइंट क्या है? सहजीवी।
सहजीवी। सहजीवी की बात आती है तो सहजीवी ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसा जीव होता है जिसमें दोनों को लाभ हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि मान लो ये XX है, सॉरी मान लो कि ये Z है और ये ZWZ है। एक ये जीव है और एक ये जीव है, यह भी जीव है, यह भी जीव है। लेकिन सहजीवी का मतलब होता है कि बराबर की सहभागिता, बराबर की सहभागिता, मतलब कि इस वाले भाग से यह पोषण प्राप्त कर ले रहा है और इस वाले भाग से यह पोषण प्राप्त कर ले रहा है। जैसे कि लाइकेन, एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल उदाहरण क्या है, लाइकेन। लाइकेन का आप लोग जूलॉजी पढ़े होंगे या जंतु विज्ञान पढ़े होंगे, तो उसमें लाइकेन का ऐसे समझ लेते हैं, लाइकेन का आधा भाग जो होता है वो फंजाई होता है। फंजाई यानी कि फफूंदी होता है, और आधा भाग जो होता है वो एल्गी होता है। एल्गी होता है यानी कि शैवाल, काई। अब ये वाला भाग जो एल्गी वाला भाग है वो इसको पोषित करता है, फंजाई वाले भाग को। ये पूरा लाइकेन है, इसका आधा भाग एल्गी होता है, आधा भाग फंजाई। यह फंजाई वाले भाग को पोषित करता है और फंजाई वाला भाग एल्गी वाले भाग को, पार्ट को पोषित करता है। भोजन आपस में ही दोनों भोजन प्राप्त कर लेते हैं, पोषण प्राप्त कर लेते हैं। आप कह सकते हैं कि फफूंदी और एल्गी दोनों के बीच की कौन, तो लाइकेन। लाइकेन कौन है, तो लाइकेन कह सकते हैं आप। कई बार पूछा भी है कि फंजाई और एल्गी के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, तो लाइकेन को माना जाता है। सही आंसर कभी भूलिएगा नहीं। समझ में आया ये? तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। सहजीवी किसे कहते हैं, तो इसमें कंडीशन मैंने बता दिया कि दोनों शरीर एक ही में होता है लेकिन अलग अलग होता है। एक फंजाई होता है, एक एल्गी होता है। यह किस में पाया जाता है, उदाहरण अच्छा लाइकेन। तो आज के लिए बस इतना ही। अब सीरियल वाइज हमारी क्लास चलती रहेगी। टेट, सुपर टेट के लिए आप स्टडी करना, पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आगामी आने वाली बहुत सारी परीक्षाएं अभी मैं देख रहा हूं आ रही हैं, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हाल ही में SSC GD का रिजल्ट आया था, उसमें कई लोग असफल भी हुए हैं और कई लोग सफल भी हुए हैं। तो जो लोग असफल हुए हैं उनको चिंता करने की विशेष कोई बात नहीं है। मैंने एक बात बताया, जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। असफलता ही सफलता की मुख्य कुंजी होती है। आप असफल नहीं हुए हैं, क्या पता कि उससे भी कुछ अच्छा आपको मिलना हो। क्या पता आप SSC GD के लिए नहीं हो, क्या पता आप जो है SI के लिए बने हो, UPP के लिए बने हो, लेखपाल के लिए बने हो, RO ARO के लिए बने हो, लोअर PCS के लिए बने हो। तो हार नहीं मानना चाहिए आपको। आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, दिन प्रतिदिन आप अध्ययन करिए, एकदम टेंशन फ्री होकर के। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब सभी की सभी क्लासेस रनिंग में हैं, चलती रहेंगी। थोड़ा एग्ज़ाम चल रहा था बच्चों का इस समय, तो इसमें सब व्यस्त थे, तो थोड़ी क्लास में डिस्टरबेंस पैदा हो गई थी। इसके लिए जो है आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब रेगुलर क्लास चलती रहेंगी। क्लियर? जय हिंद, जय भारत।